हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल। आज की वीडियो में आप लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के रिलेटेड लेके आई हूँ। ये वीडियो मैं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में हम लोग देखते हैं कि जीएस आती ही आती है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं सारे क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करा दूँ, जिससे आप लोग को कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लोग को हेल्प मिले। तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग इकनॉमी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। इकनॉमी का सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, नेचर ऑफ इंडियन इकनॉमी। आप लोगों ने बुक से, नोट से या कोचिंग जाकर आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े होंगे, तैयार किए होंगे। इसीलिए मैं आप लोग को चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। अगर जो आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है कि उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। सेकंड ऑप्शन है कि कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। थर्ड ऑप्शन है कि अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। या फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, क्योंकि आप लोग को पता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो हम लोग की उदारीकरण की प्रक्रिया है उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है वो बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, जिसकी वजह से जो उपभोक्ताएं हैं उनकी मांग बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब हम लोग कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से जब कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना करती है ना, तो उन्हें लाभ मिलता है कि कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में जो प्रतिस्पर्धी बढ़त में उन लोग को लाभ मिलता है, इसीलिए वो लोग प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका पहला ऑप्शन है कि जहाँ कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व दिया जाता है। सेकंड है कि जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान है। थर्ड है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी प्रभावित हो। इस ऑप्शन का तो कोई मतलब है ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन है जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। इस ऑप्शन का भी कोई मतलब नहीं है। आप सबको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही यही है कि उसमें निजी के साथ साथ सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को समान मात्रा में विद्यमान किया गया है, मतलब दोनों क्षेत्रों का समान महत्व है। इसी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो आप लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा ही है, तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन पे ही टिक करते हैं। सेकंड कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है? तो मैंने आप लोग को जैसा कि अभी बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिफ्थ क्वेश्चन भी हम लोग का वही है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है। आप ही लोग देखिए कि क्वेश्चन हम लोग के कैसे आते हैं, एक ही क्वेश्चन होता है, बस उसकी लैंग्वेज बदल दी जाती है। उसकी लैंग्वेज बदल के आप लोग को दे दिया जाता है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। फिर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एट्थ क्वेश्चन भी वही है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। अब भारत को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, आइए देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एग्जैक्ट भारत को परिभाषित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाद्य की कमी हो। मतलब इतना
भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी बुरी भी नहीं है कि यहाँ पे खाद्य की कमी हो जाए। सेकंड ऑप्शन है कि एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, तो हाँ ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस ऑप्शन को अभी हम लोग होल्ड करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ व्यापार तो हम लोग नहीं कह सकते कि यहाँ पे व्यापार की अधिकता है। नेक्स्ट है एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो हम लोग का एग्जैक्ट आंसर होगा बी, कि एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो आप लोग को पता है ये ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पे श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है। तो हाँ, यहाँ पे श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 10th क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि आय का असमान वितरण। तो भारत में आय का असमान वितरण तो है, ये तो हम मानते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है, आप लोग इस पर टिक कर दीजिए। सेकंड है कि उच्च निर्भरता दर। तो हाँ, ऐसा है कि बहुत चीज़ों पे भारत निर्भर है, तो इस ऑप्शन को भी हम लोग लेके चलते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर। तो नेशनल इनकम में की वृद्धि में भी मतलब उसकी दर तो धीमी है, इतनी स्पीड से नेशनल इनकम इंक्रीज़ नहीं करती है, तो ये भी ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है कि बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो हम लोग के सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर डी होगा कि उपरोक्त सभी, कि भारत में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो इसमें कुछ विशेषताएं भी दे रखी हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिए, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय का निम्न दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी दर, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व। मैं आप लोग को इतनी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये चैप्टर बहुतों को तैयार होगा, तो वो बस क्वेश्चन देख के आंसर टिक कर रहे हूँ, तो ये वीडियो ज़्यादा बोर ना करे, इसलिए मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के ही हम लोग टिक कर देंगे कि कृषि की प्रधानता है, तो बिल्कुल भारत में किसकी प्रधानता है। सेकंड है कि उद्योग की प्रधानता, तो उद्योग की प्रधानता तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, तो अब जिसमें जिसमें सेकंड आया वो सब आप कैंसिल कर दीजिए। फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नहीं होगा, इसमें भी सेकंड आया ये भी नहीं होगा। मतलब हम लोग का एक ही ऑप्शन बचता है कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो हम लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो 100% सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। अनार्थिक तत्व में सबसे पहला है सामाजिक व्यवहार, सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, सी है शक्ति संसाधन, डी है पूंजी संसाधन। तो प्राकृतिक, शक्ति और पूंजी, तो ये सब तो आप लोगों के हैं आर्थिक तत्व। अनार्थिक तत्व, ये आप लोग को एक टेबल दे रखी है जिसमें आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व के बारे में दिया हुआ है। तो अनार्थिक तत्व में क्या क्या आ जाएगा, एक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक। तो हम लोग का ऑप्शन होगा ए। फिर हम लोग का थर्ड क्वेश्चन फिर वही कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, लेकिन इस बार इसके ऑप्शन चेंज हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पिछड़ी हुई, सेकंड है विकसित, तो विकसित तो बिल्कुल भी नहीं है, पिछड़ी हुई भी नहीं है, फोर्थ है अल्प विकसित और थर्ड है विकासशील। तो आप लोग को पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। फिर 14th क्वेश्चन देखते हैं कि 14 क्वेश्चन क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता क्या होती है। अभी हम लोगों ने 10th क्वेश्चन में भी अल्प विकसित की विशेषताएं देखी थी। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति निम्न आय, तो ये होता है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये भी होती है अल्प विकसित की अर्थव्यवस्था की विशेषता। थर्ड है निम्न आश्रितता अनुपात, तो ये निम्न नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ है तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, तो ऐसा भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब हम लोग का सही आंसर होगा ए।
कि प्रति व्यक्ति की आय और जो पूंजी निर्माण की दर वो दोनों निम्न हैं। फिर हम लोग का 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील श्रेणी में रखती है। विकासशील मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी में रखती हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि कृषि मुख्य व्यवसाय। तो हाँ, इंडिया का मेन जो व्यवसाय है वो कृषि ही है। हम लोग बहुत ज़्यादा कृषि पे आधारित हैं, एग्रीकल्चर पे आधारित हैं। सेकंड है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो हाँ, इंडिया में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। फिर मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है तो पूंजी निर्माण की दर तो उच्च नहीं होगी, निम्न ही होगी। तो थर्ड ऑप्शन भी सही होगा। फोर्थ ऑप्शन है कि प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। तो ये ऑप्शन हम लोग का विकासशील श्रेणी में नहीं आता है। तो हम लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन ही सही है। जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आए वो आप लोग का ऑप्शन सही होगा। तो डी में ये तीनों आ रखे हैं, तो ये तीनों ऑप्शन हम लोग के सही होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि मिश्रित और विकासशील, तो इस पर हम लोग डायरेक्ट टिक लगा देंगे कि बी ऑप्शन होगा इसका, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। 17 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन या जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं, क्या भाग नहीं है। तो आर्थिक सुधारों में जो न्यायिक प्रणाली का सुधार है वो हम लोग का चिन्हित नहीं किया गया है। मतलब जो हम लोग का चिन्हित किया गया है वो तेल के क्षेत्र में सुधार भी चिन्हित किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी सुधार चिन्हित किया गया है। फिर उसके बाद शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में भी सुधार हम लोग का उसमें बताया गया है। जो हम लोग की द्वितीय प्रजनन आई आर्थिक सुधारों की, उसमें जो जो दिया गया है वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जो नहीं दिया गया है वो न्यायिक प्रणाली में सुधार से रिलेटेड उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। 18 क्वेश्चन है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्ति के, फिर सेकंड राज्य के, थर्ड व्यक्ति और राज्य दोनों के, या फोर्थ उपरोक्त में से किसी के नहीं। तो हम लोग का थर्ड ऑप्शन सही होगा कि व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो आप लोग को इसमें कुछ कमी लग रही हो तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, मैं उसे इम्प्रूव करूँगी। और मैं बस क्वेश्चन से रिलेटेड ही चैप्टर, आप लोग का एक फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डालूँगी। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाह रही जिससे आप लोग पढ़ने में बोर ना हो, बस आप लोग क्वेश्चन देखें और जल्दी जल्दी पढ़ लें। तो अगर जो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।